नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डाकघर में लंबे समय से चल रही सर्वर की समस्या। इसके बाद जानेंगे कि कहां दबंग ने बाइक सवार पर किया जानलेवा हमला और आखिर में बताएंगे कि कहां पर संत आसाराम बापू की रिहाई को लेकर उनके अनुयायियों ने दिया ज्ञापन। ऐसी ही और भी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर जनपद बांदा से है, जहां डाकघर में लगभग 1 वर्ष से सर्वर की समस्या के चलते कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गण भी देखकर कर रहे हैं अनदेखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के अलीगंज पोस्ट ऑफिस की, जहां पर अभिकर्ता लंबे समय से सर्वर की समस्या से जूझ रहे हैं। जानकारी करने पर अभिकर्ताओं द्वारा बताया गया कि लगभग 1 साल से सर्वर की समस्या चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डाकघर अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस खान है जी। कहाँ खड़े हैं आज? इस समय मैं अलीगढ़ उप डाकघर बांदा में खड़ा हूँ। जी, तो क्या कोई समस्या है? समस्या क्या, मैं जब आता हूँ अपना पैसा जमा करने या निकालने के लिए आ रहा हूँ, इस समय घर में तबीयत वगैरह ख़राब है बहुत ज़्यादा और पैसा निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ का सर्वर ख़राब अधिकतर बना रहता है। पिछले भी बहुत महीनों में ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझको सर्वर नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं लगातार पर डे लौट जाता हूँ और मेरा काम नहीं बन पाता और मुझको मेरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आपने अवगत कराया ये चीज़ कहीं? मैंने बार बार आते हैं, पोस्ट मास्टर साहब से कहते हैं, मिलते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं ऊपर हमने लिख दिया है, अभिकर्ताओं ने लिख दिया है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ का साल भर से यही हाल है, यहाँ कोई सर्वर नहीं है और बहुत बुरे हाल है इस डाकघर के। सर्वर की वजह से जनता बहुत परेशान है। बहुत सारी जनता मेरे सामने लौटी और डेली लौटती है, करीब जितने भी लोग डेली आते हैं वो वापस जाते हैं। उनका कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से त्रस्त और ग्रस्त है जनता। जी, कब से ये समस्याएं आ रही लगभग? ये करीब अभी तो मैं 25 दिन से लगातार लौट रहा हूँ, तो बराबर रोज़ आता हूँ, मुझको सर्वर नहीं मिलता है तो मैं लौट जाता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ इसके आगे, मैं विवश हूँ, क्योंकि सब सर्वर ही नहीं चलेगा। ये लोग कह देते हैं बड़े डाकघर से करा लो, कहीं दूसरे डाकघर से करा लो, तो वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी सर्वर नहीं है, या वहाँ पर इतनी भीड़ है कि हम बाहर के पोस्ट ऑफिसों का कोई काम नहीं करने को तैयार है। हम इस डाकघर की किताब लेके जाएँ तो दूसरे डाकघर में कोई काम नहीं होता, भगा देते हैं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद में आपराधिक ग्राफ घटने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली का थिला रवैया देख दबंगों के अधिक हौसले बुलंद हैं। अपनी दबंगई दिखाने के चलते खुलेआम डंडा लाठी से वार कर लोगों पर अपनी धौंस जमा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पीड़ित ने कोतवाली पर तहरीर देकर बताया कि जब वह अपनी बाइक से तहसील के लिए निकला था कि रास्ते पर घात लगाए बैठा उर्दना निवासी जितेंद्र उर्फ ज्वाला पुत्र बेनी प्रसाद अपने हाथों में डंडा लिए जान से मारने की फिराक में बैठा था। तभी अचानक देखकर गाली गलौज करते हुए बाइक रोक ली और मना करने पर डंडों से जमकर पिटाई करने लगा, जिससे गंभीर चोटें आई हैं और होंठ फटने के साथ दांतों से खून बह रहा है। तभी अपनी जान बचाने के लिए वे गांव वालों से गुहार लगाई और गांव वालों को देख दबंग हमलावर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। उक्त मामले की तहरीर देते हुए प्रार्थी ने मौदहा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। क्या हो गया ये? क्या नाम है तुम्हारा? हरीराम। कहाँ रहते हो? ये कैसे हो गया? ये रास्ते में डंडा मारा है उसने। किसने मारा है? उसका नाम है उसको ये कहते हैं कि उसका नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने मारा है वो सही आदमी। उसका नाम जरा मुझको दिखाओ, मैंने पहचान लिया उसको पहचान लिया है। क्या नाम है उसका? जितेंद्र समाज रास्ते में मारा है। वेनी, जितेंद्र समाज वेनी और उसका लड़का है वेनी, उसने उसको रास्ते में डंडा मारा है। ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला है जिसने मारा है? उर्दना। वो रास्ते में उर्दना के मारा है कि रास्ते से हट के गांव के अंदर मारा है? नहीं, उर्दना रास्ते से मैं निकल रहा था तो उसने मारा है उसको।
किस वजह से मारा है? कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? कुछ नहीं था, हमारा जो है कुछ नहीं था, उससे कुछ नहीं था, न कोई मतलब था। वो लोग राजेश निगम उनका पत्रकार है, मौधा वाला राजेश निगम, वो चीज़ वो करवाता है, वो राजनीति करता है, इसलिए हम लोगों को ये लोग प्रताड़ित करते हैं, आए दिन प्रताड़ित करते हैं, आए दिन मारते हैं। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। संत आसाराम की रिहाई की मांग को लेकर बापू के समर्थक भारी बारिश में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन लेकर पहुंचे और संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज 10 साल से हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, मगर आज तक टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया गया बापू का ऐसा जो उनको निर्दोष है। अरे एक नहीं, करोड़ों महिलाएं हर साल 2-2, 3-3 बार ज्ञापन देती हैं। महिला दिवस पे भी हम करते हैं, बाकी आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, क्या आंखों से तो अंधा है कानून? क्या कानून से भी बहरा हो गया है, गूंगा भी हो गया है? हमने तो यही माना है और मैं इस कानून को नहीं मानूंगी। एक लड़के के बयान पे, सिर्फ एक लड़के के बयान पे बापू जी को अंदर कर दिया जाता है और करोड़ों लोग महिलाएं आज सड़कों पे उतर रही है, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा बता रही है। हमारे बापूजी निर्दोष है, आज हम उनसे वंचित होकर के बड़े दुखी हैं। आज हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ रही है, जो भी हमारी सेवा कार्य चल रहे हैं, सब कुछ होता हुए भी हमारे बापू निर्दोष होते हुए भी आज इतने सालों से 9 साल 10 महीने हो गए हैं। हम यही कि हमारे बापूजी को रिहा किया जाए। बापूजी निर्दोष है, आज तक उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। उसके बावजूद किस बात पे उनको किया गया? और जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए वो आज आज़ाद घूम रहे हैं। क्या ये कानून का यही संविधान है, यही कानून है? हम नहीं मानते ऐसे कानून का, हम नहीं मानेंगे। मनोरमा सोलंकी, इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र के दारूडी पंचायत के बनुआ आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका चयन को लेकर गुरुवार को आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में सेविका चयन के लिए कुल 8 आवेदन आए, जिसमें शैक्षणिक योग्यता पर 62.69 के आधार पर संगीता कुमारी को चयन कर चयन पत्र प्रदान किया गया, जबकि रेखा कुमारी MA 58%, रिंकू बाला MA 57%, बेबी कुमारी MA 56.09%, प्रीति कुशवाहा MA 53.6%, कहक शास्त्री 67.9% था, लेकिन अल्पसंख्यक होने के कारण उनका चयन नहीं हुआ तथा BA का 2 आवेदन था। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह CDPO अनिल कुमार, पर्यवेक्षिका अपर्णा कुमारी मिश्रा, मुखिया बिगन महतो व अन्य लोग उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। अभद्रता करने वाले मेंदावल थानाध्यक्ष जयवर्धन सिंह पर कार्यवाही न होने तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन शांत नहीं बैठेगा। यदि पीड़ित पत्रकार को इंसाफ नहीं मिला और एसओ पर कार्यवाही नहीं की गई तो 1 हफ्ते के अंदर बैठकर रणनीति बनाकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। ये बातें गुरुवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में तहसील अध्यक्ष आलोक बरनवाल ने संगठन के बैठक को संबोधित करते हुए कही। अपने कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले 1 वर्ष से अधिक समय से जमे और क्राइम न कंट्रोल कर पाने वाले एसओ जयवर्धन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बुधवार को एक पत्रकार के साथ अभद्रता की। पत्रकार पूरन सिंह अपने रिश्तेदार का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसओ जयवर्धन सिंह के पास गए थे। एसओ ने पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एसपी के पास करने पर विफर पड़े। अभद्रता करने की जानकारी जैसे ही पत्रकार संगठन को हुई तो पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए गुरुवार को मीटिंग की। आज की बैठक को लेकर चर्चा किया गया है। अगर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है एसओ के खिलाफ तो हम लोग आगे चलकर इसका ज्ञापन भी देंगे एसपी को और कार्रवाई की मांग भी करेंगे। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला यही था कि हमारे पत्रकार हैं पूरन सिंह जी तो गए थे थाने पर, तो थानाध्यक्ष द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर हम पत्रकार संगठनों में काफ़ी रोष है और इसी को लेकर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और इस पर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। ये बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि टणवरिया चौराहे के पास एक देसी शराब की दुकान है और सरकारी दुकान है जो हमारे रिलेटिव की है। उसमें चोरी हो गया था जिसमें 2600 रुपया, 2 सीसी शराब और स्कैनर मशीन ये चोरों ने जो है उड़ा दिया। सुबह मुझे सूचना मिली, क्योंकि हमारे रिश्तेदार का मामला था, तो मैं थाने पर फ़ोन किया सुबह 8 बजे।
तो वहाँ जिन 2 सिपाहियों को मैंने फ़ोन किया उन लोगों के द्वारा बताया गया कि यशो साहब जो है बाहर है और 10 बजे आप तहरीर भेजिएगा। तो 10 बजे मैं तहरीर उन लोगों के द्वारा भेज दिया और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जब वहाँ उनके तहरीर को कोई रिस्पांसिबल पर्सन ने तहरीर नहीं लिया तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भैया दुकान भी बंद है और यहाँ में 2 घंटा हो गया, कोई तहरीर हमारा ले नहीं रहा है। तो फिर मैंने जो है कप्तान साहब को फ़ोन किया और कप्तान साहब से मैंने कहा कि साहब इस तरह का मामला है। उन्होंने एसओ महोदय से बात किया और एसओ महोदय ने 10 से 15 मिनट के बाद हमको फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। उन्होंने कहा आप थाने आइए। मैं थाने पहुँचा। मैंने उनको शिष्टाचार बस नमस्कार किया और उन्होंने तुरंत कहा कि जो है तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम FIR करा पाओ और तुमने कप्तान को फ़ोन कर दिया। हमने कहा पहली बात तो आप एक जिम्मेदार अफसर हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आप इस तरह से बात आप एक पत्रकार से नहीं कर सकते हैं और यहाँ औकात देखने दिखाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक चोरी हुआ है जो मैं आपके सिपाहियों के संज्ञान में 8 बजे डाला हूँ और जब वह लोग वहाँ मौके पर नहीं पहुँचे फिर तहरीर लेकर मैं 10 बजे भेजा हूँ और 2 घंटे से वो लोग टहल रहे हैं और आप हमको बुला के और इस तरह से कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है। इसमें औकात की कोई बातें नहीं है। इसमें बात FIR की है। आपको करना हो करिए, आपको न करना हो न करिए। मामला सरकारी देसी शराब की दुकान की है। ये मामला जो है कप्तान के पास जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लोकतंत्र में अगर मैं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार हूँ, अगर मैंने कप्तान को या DIG साहब को या IG साहब को किसी भी समय किसी भी मामले से अवगत कराता हूँ तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता है? क्या ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर सबकी औकात देखना शुरू कर देंगे? अपने इस नीच से नीच हरकत पे उतर जाएंगे, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे? मुझे लगता है यह तो लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार पद पे नहीं होना चाहिए। आज आपके संगठन ने बैठक की, क्या निर्णय लिया इसमें? आज हमारे संगठन ने बैठक लिया है और हम लोगों को ये पता चला है कि DIG महोदय ने CO मेहदावल को जांच सौंपा है। यदि 2 दिन में जांच का रिपोर्ट देना है, अगर कोई रिपोर्ट सही नहीं लगा, जो प्रकरण हुआ है उसमें कोई उन्होंने अगर सही एक्शन नहीं लिया तो संगठन की तरफ से निर्णय हुआ है कि फिर हम लोग कप्तान साहब के पास जाएंगे, DIG के पास जाएंगे। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। दिल को दहला देने वाली घटना है बिजनौर के लोहारी सराय इलाके की, जहां पर बीती रात खुदशिया ताजीम उर्फ अफशा नाम की पत्थरदिल महिला ने अपने 6 माह के मासूम बच्चे को अपनी नाबालिग नौकरानी के हाथों सड़क किनारे नाले में फेंकवा दिया और फिर खुद मां ने अपने बेटे का झूठा अपहरण का नाटक रच डाला। पुलिस व इलाके के लोग रात भर जंगलों की खाक छानते रहे, लेकिन उसी दौरान पुलिस की नज़र सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे पर नजर गई। पुलिस ने जैसे ही CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए तो अपहरण की मां की रची झूठी साजिश से पर्दा उठ गया। CCTV कैमरे में नाबालिग युवती गोद में लिए मासूम बच्चे को घर के पास सड़क किनारे नाले में डालती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। पुलिस ने आनन फानन में आज सुबह मासूम बच्चे की कातिल मां अफशा को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज खोल दिए। कल 31 अगस्त को कस्बाबाद थाना नगीना के मोहल्ला लोहारी सराय के एक व्यक्ति ने यह अभियोग पंजीकृत कराया कि उसकी भाभी ने 6 माह के बेटे को मार डाला, मार के फेंक दिया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके थाना नगीना की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब मृतक की मां की गिरफ्तारी की गई तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग था जिसमें यह बच्चा बाधक बन रहा था, जिसके कारण उसकी हत्या इसने कर दी। महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। इंदौर राज्य साइबर सेल ने एकल ऐसे शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया जो मात्र 8वीं पास है और अपने आप को क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर पीड़ित से बात की और उसके कार्ड से 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अलग खातों में कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस ने उसे जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। ये फरियादी है राजेंद्र बेंडवाल। इन्होंने साइबर ऑफिस में एक रिपोर्ट की थी कि उन्हें ICICI क्रेडिट कार्ड में कुछ परेशानी आ रही है, तो ICICI बैंक के ही अधिकारी बताकर एक फ्रॉडस्टर द्वारा इनसे संपर्क किया गया
और इनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजकर समस्या के निराकरण के लिए OTP प्राप्त कर लिए गए और उस OTP का दुरुपयोग करते हुए 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अलग अलग खातों में करा लिया गया। इसमें अपराध क्रमांक 158/21 यहाँ पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी जो है वो अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि अर्जुन राणा निवासी जामताड़ा का है। इसके गिरफ्तारी के लिए टीम वहाँ गई थी जामताड़ा स्थित उसके गांव गोवा कोला में। इसे रात में ही घेराबंदी करके पकड़ा और जो भागने को काफ़ी अग्रसर हो गया था क्योंकि बाहर का संथाल कम्युनिटी का बंदा है। इसमें विशेष बात यह है कि मात्र 8वीं तक शिक्षित है आरोपी और 5 भाषाओं का जानकार है अच्छी तरह से और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी बेंगलोर में रह करके अपने अन्य साथियों के साथ साइबर फ्रॉड करने का अभ्यस्त है और अन्य प्रकरणों में भी इस पर संदेह है। इस प्रकरण में इसके विरुद्ध संलिप्तता सिद्ध होने पर इसे घेराबंदी करके पकड़ा और गिरफ्तार किया है और इसे न्यायालय प्रस्तुत कर रहा है। इसके विरुद्ध अभी पुराने अपराध संज्ञान में नहीं आए हैं, मगर इसकी जिस तरह से सक्रियता है उससे ऐसा लगता है कि ये पुराने अपराधों में भी संलिप्तता इसकी होगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर में शिक्षक द्वारा छात्रों को जाति सूचक शब्दों के बोले जाने के मामले में छात्रों और उनके परिजन एक बार फिर थाने पहुंचे। लोग न्याय की उम्मीद लगाए पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही सीडीओ जौनपुर घटना की जांच करने गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर शिक्षक को नौकरी से हटा दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही जांच करने पहुंचे सीडीओ ने जांच के बाद मीडिया को बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर नौकरी से हटा दिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। थाने पे नया के लिए क्या हुआ था? उस दिन शिवाजी सर कहते हैं कि जैसे गंदी नाली में कीड़े रहते हैं वैसे ही तुम लोग की जात हो। तो उस दिन भी तो आए थे, तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सुलह नहीं हो पाई इसलिए आज दोबारा आई हो। क्या नाम है? श्रेया घटना। क्या मामला है कि आप दोबारा थाने आई हैं? बच्चों को स्कूल में गलत शिक्षा दिया जा रहा है और जात प्रभाव के लिए उन लोग को गलत बोला जा रहा है और इसलिए बच्चों लोग को हमेशा चमार जात के लिए उन लोग को दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर और बच्चे लोग को हमेशा गाली गलौज से मास्टर शिक्षा देने वाले ही गलत शिक्षा पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या शिक्षा पढ़ाएंगे लोग। तो किस लिए आए हैं आप यहाँ? इसलिए यहाँ पर हम न्याय लेने के लिए आए हैं कि हमारे जात के लिए कोई गलत शब्द ना बोले। उस दिन भी आए थे तो क्या हुआ था? नहीं हुआ था, इसलिए आज आए हैं। क्या नाम है आपका? रंजना। कसली में विद्यालय का एक मामला है, किस तरह का और क्या मामला है? एक बीते जो 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल जो हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम में कसली गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चियों ने आरोप लगाया था मास्टर साहब के ऊपर कि उन्होंने जाति सूची गालियाँ दी। तो उसी संबंध में जांच करने के लिए और बाकी बच्चों से वार्ता करने के लिए हम और BSA साहब और BDO साहब सब लोग गाँव गए और बच्चों से भी वार्ता की हमने और परिवारजनों से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में अवगत कराना चाहेंगे कि वो संबंधित के खिलाफ जो मास्टर साहब उनके खिलाफ FIR भी लिखी गई है और वो विद्यालय से जो ही नौकरी भी खत्म कर दी गई प्राइवेट और वो प्राइवेट विद्यालय थी और सारे बच्चों से भी हमने वार्ता की है। वहाँ पे सारे बच्चे अब पढ़ने में जो है रुचि ले रहे हैं और बाकी मास्टर साहब और इन सबको हमने निर्देशित किया है कि पेरेंट टीचर मीटिंग करके गांव के सभी लोगों से वार्ता करके एक अच्छा माहौल बनाए और बच्चों की जो विद्या है उसको जो है डिस्टर्ब ना हो। तो अध्यापक के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हुई है क्या? कोई संबंधित थाने में जो है तहरीर दी गई है और FIR भी लिखी गई है और कार्रवाई पुलिस के स्तर से अभी पेंडिंग। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां गायघाट विधायक निरंजन राय ने गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित आत्मा भवन में संचालित होने वाला RTPS काउंटर का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन उपरांत संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अब लोगों इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अब एक ही भवन में सभी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। इधर बंदरा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि इसमें कुल 6 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3 RTPS, 1 पेंशन सत्यापन, 1 आवास योजना एवं 1 स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय। ये मूल रूप से RTPS केंद्र के रूप में काम करेगा, परंतु इसके साथ सभी सहयोगी डिपार्टमेंट जिसमें आम लोगों के लिए सुविधा और शिकायत होती है, जैसे आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण एवं अन्य योजनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बूढ़े बुजुर्ग दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन की योजना। ये तीनों योजना जो प्रखंड से क्रियान्वित होती है परंतु लोगों की शिकायत होती है, वे सभी
कार्यालय आरटीपीएस के साथ ही इस भवन में संचालित होंगे। काउंटर था, सबसे पहले तो यही बता दें कि वो कोने में था, जो कि अभिलेखागार अंचल कार्यालय का जो अभिलेखागार भवन है उसमें चलता था। लोगों को पता नहीं लग पाता था कि वह किधर है। अब सामने ही गेट पे यह भवन बना हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यहाँ लोगों को बैठने की सुविधा, इसमें पंखा, बिजली, सारी सुविधाएं होगी और लोग आकर के आराम से अपने काउंटर पे आकर के काम करा सकते हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में धरना प्रदर्शन, विरोध मार्च करते हुए कहा कि हमारा प्रदेश इस समय गंभीर सूखाग्रसित है और पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इसके अलावा किसानों को प्रति एकड़ 15,000 क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित कराया जाए और किसानों का बिजली बिल एवं किसानों के कृषि संबंधित ऋण को माफ किया जाए, जिससे आने वाले समय में किसान खेती के काम को आगे बढ़ा सके। आज जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में है, क्या मामला? आज का हमारा ज्ञापन जो उत्तर प्रदेश किसान संयुक्त मोर्चा है उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील पर, हर कलेक्ट्रेट पर दिया गया है। इसका मेन मांग हमारी सबसे मुख्य जो है ये है कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ गया है। जब सूखा पड़ा है तो सरकार को तुरंत अविलंबित सूखाग्रस्त करके और जो सूखे में किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं वो शुरू कर देनी चाहिए। कि हम देख रहे हैं आज की तारीख में 10-15 हज़ार रुपये के बकाये पे बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि ये हमें जानकारी नहीं मिल रही कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़े हैं या इस देश के बिजली विभाग के छोटे छोटे कर्मचारी बड़े हैं। क्योंकि हमने अखबार में खबर पढ़ी है कि बकाये में किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, लेकिन यहाँ लगातार वो काम चल रहा है। तो हमें जानकारी ये नहीं मिल रही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े हैं, लाइनमैन बड़े हैं। तो हमारी मांग है सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद जो बकाया वसूली है उस पर ब्रेक लगाया जाए, जो बिजली के बकाया पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं वो बंद किए जाएं और जो हमें सुविधा मिल रही है बिजली के घंटे बढ़ाए जाएं और जो तमाम सुविधाएं सूखाग्रस्त को मिलती है, किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, वो तुरंत दिया है। उसके मांग को लेकर हमने आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रखे हैं। कितने सूत्रीय ज्ञापन दिया आपने आज? ये केवल एक ही मेन मुद्दा हमारा कि सूखाग्रस्त घोषित कर लो, जो उसके तहत सुविधाएँ आती हैं वो मिल जाएं। और उसके अलावा दूसरा हमने एक इसके साथ एक दूसरा ज्ञापन दिया है, वो राष्ट्रपति जी को भेजा है। उसमें हमारी मांग है कि हम 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े रहे और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं तीनों काले कानूनों को वापस लेता हूं और उसके साथ साथ जो नया बिजली बिल ला रहे हैं हम उसे नहीं लाएंगे। लेकिन ये झूठे प्रधानमंत्री है इस देश के, उन्होंने फिर भी वही काम किया, उन बिजली बिल को फिर वापस ला रहे हैं और उसमें जो है प्रीपेड मीटर लगाने काम है, मीटर लगा के प्रीपेड कनेक्शन करना चाह रहे हैं, ये वो हमें बर्दाश्त नहीं है। उसमें भी हमने मांग की है भारतीय किसान यूनियन असली की तरफ से कि उस वही काला कानून है उसे भी वापस दिया जाए। फिलहाल किसानों को कितने घंटे बिजली मिल रही है? 18 घंटे मिल रही है? नहीं, 18 घंटे तो सरकार भी नहीं मान रही, किसी कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, अधिकतम 6 या 7 घंटे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।